Hello and welcome to the St. Wilfred Law College online classes, and today I am starting with Motor Vehicle Act 1988, and these are the topics which will discuss background, nature of damages, kind of damages and primary liability for compensation. Now let's start with the background. What was the background for bringing the Act of Motor Vehicle Act in 1988? So first of all, there was a Fatal Accident Act 1855 which dealt with all kinds of accidents pertaining at that time, like any kind of mishappening or misfortune happening to the people at that time. उस केस में तो फटाल एक्सीडेंट्स एक्ट तो 1855 का वो बेसिकली सारे एक्सीडेंट्स को कंसीडर करता था, मतलब कवर करता था. उसके अंदर में कोई भी कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस क्लेम किया जा सकता था. देयर वाज नो प्रोविजन फॉर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट 18, मतलब लाइक मोटर व्हीकल एक्ट कोई एज अ कोड डिफाइंड नहीं था उस टाइम पे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फटाल एक्ट ऑफ 1855 वही डील करता था हर एक्सीडेंट्स के मैटर से रिलेटेड कोई, और उनमें जो कॉम्पनसेशन या कोई भी डैमेजेस क्लेम होता था वो फटाल एक्सीडेंट एक्ट में ही क्लेम किया जाता था. सो बेसिकली जो फिर जैसे देयर वाज एडवांसमेंट इन सोसाइटी एडवांस होने लगी और टेक्नोलॉजी मतलब इंक्रीज हुई, उसमें भी नया चेंजेस आए, तो उस बेसिस पे रोड व्हीकल जो थे वो भी इंक्रीज हुए. रोड व्हीकल्स इंक्रीज हुए जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी इंक्रीज हुए लार्ज नंबर पे. मोटर व्हीकल्स इंक्रीज हुए तो लार्ज नंबर पे एक्सीडेंट्स हुए. इस वजह से तो उसका क्लेम उसको डेल्ट आउट करने के लिए, उसको डील करने के लिए एक प्रॉपर कोड की ज़रूरत महसूस हुई. तो उस ज़रूरत के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को एग्जिस्टेंस में लाया गया. तो मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है वो ओरिजिन है उसका, वो बेसिकली लाइज करता है इंग्लैंड में. मतलब इंग्लैंड का जो मोटर व्हीकल एक्ट है दैट वाज द बेसिस फॉर ब्रिंगिंग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इन इंडिया. वो उसको बेस रख के हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को कोडिफाई किया गया था इंडिया में. तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, दिस डील्स विद द एक्सीडेंट्स विच अराइजिंग ऑन द रोड्स मतलब जो रोड्स पे जो मोटर एक्सीडेंट्स होते हैं उसका उन मैटर्स को ये डील करता है. सो लाइक रेलवेज का अलग है एंड अदर शिपिंग का अलग है. उनमें जो कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है उनके लिए अलग एक्ट कोडिफाई किए गए हैं. एंड फॉर द व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द रोड उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को कोडिफाई किया गया. सो दिस एक्ट डेल विथ every kind of accidents which are done which happened or which occurred or during on the running of vehicles on the road. जो मतलब व्हीकल्स रन करते हैं रोड पे, उन पे कोई अकरेंस हुई है एक्सीडेंट्स की या फिर कोई सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एप्लीकेबल होगा. सो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड करता है ट्रिब्यूनल्स को उनके क्लेम्स एंड कॉम्पनसेशन को. हु विल क्लेम द कॉम्पनसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम है उनके बिहाफ पे कौन कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा, कहाँ उस क्लेम किया जाएगा, वो सारी प्रोसेस, वो सारा प्रोसीजर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ डैमेजेस. तो जो नेचर ऑफ डैमेजेस जो क्लेम किए जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, वो किस फॉर्म में क्लेम किए जाते हैं. सो बेसिकली द कंपनसेशन विच इज़ क्लेम्ड इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज़ इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स. मीन्स जो कंपनसेशन जो क्लेम किए होते हैं, जो दिए जाते हैं या क्लेम किए जाते हैं, वो मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं, मनी वाइज, मतलब मनी फॉर्म में दिया जाता है. तो दिस इज द नेचर ऑफ डैमेजेस विच इज प्रोवाइडेड इन मोटर व्हीकल एक्ट. नाउ व्हाट आर काइंड्स ऑफ डैमेजेस विच आर प्रोवाइडेड इन मोटर व्हीकल एक्ट. अब इस मोटर व्हीकल एक्ट में किस तरह के डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं या कैसे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, तो ये केस के द्वारा समझाया गया है. राजकुमार वर्सेस अजय कुमार 2011. ये राजकुमार वर्सेस अजय कुमार जो 2011 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में डिसाइड किया है कि कौन से डिफरेंट हेड्स के अंदर में कंपनसेशन अवार्ड किया जाएगा विक्टिम को, जो मोटर व्हीकल एक्ट के एक्सीडेंट्स के थ्रू वो मतलब विक्टिम हुए हैं. मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स से जो विक्टिम्स होंगे उनका कंपनसेशन कौन से डिफरेंट हेड्स में मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड करेगा. तो फर्स्ट इज
पिक्यूनरी डैमेजेस दैट इज स्पेशल डैमेजेस। जो पिक्यूनरी डैमेजेस होंगे और मतलब जो मनी वाइज जो डैमेजेस होंगे उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, एंड दीज आर द स्पेशल डैमेजेस, ये स्पेशल डैमेजेस हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट। एक्सपेंसेस जो ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है किसी विक्टिम के या क्लेमेंट के, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्टेशन, नरिशिंग फूड एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये जो ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस पे उसका कंपनसेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ये जो इन ग्राउंड्स के ऊपर। नाउ द सेकेंड इज लॉस ऑफ अर्निंग्स। नाउ अब लॉस ऑफ अर्निंग्स की उस ड्यूरेशन में जो उसका ट्रीटमेंट चला या हॉस्पिटलाइजेशन में था वो, या फिर उसका जो मेडिसिन का खर्चा या ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो भी है उसके ऊपर जो उसने खर्चा हुआ, उसकी उस ड्यूरेशन में जो उसका लॉस हुआ अर्निंग्स का, जिसकी वजह से वो अर्न नहीं कर पाया अपनी लाइवलीहुड, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कंपनसेशन डिसाइड करने में। तो उसमें भी फर्दर पॉइंट्स हैं। लॉस ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। अब लॉस ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट के दौरान में उसकी जो अर्निंग्स थी उसका जो लॉस हुआ उसको भी कंसीडर करेगा ट्रिब्यूनल कंपनसेशन डिसाइड करने में। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक मजदूर है, वो डेली 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी कमाता है, और उसको व्हीकल ने उसको हिट कर दिया एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गया 15 दिनों के लिए। अब 15 दिनों के लिए उसकी जो अर्निंग्स थी डेली की 500 रुपीज़ वो हैम्पर हुई, वो अब अर्न नहीं कर पाया क्योंकि वो हॉस्पिटलाइजेशन या घर पे उसको रहना पड़ा उतने दिन के लिए। तो ये उसे लॉस ऑफ अर्निंग्स है एंड दिस इज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तो उसमें जो उसने 15 दिन की जो अर्निंग्स खोई उसको ट्रिब्यूनल अपने कंसिडर करेगा उसका कॉम्पनसेशन डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज एक पॉइंट है कॉम्पनसेशन डिसाइड करने के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से जो उसको लॉस ऑफ अर्निंग्स हुई है, जस्ट लाइक कोई मोटर साइकिल चलाते हुए जा रहा है एंड ही इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब वो मोटर व्हीकल चलाते हुए जा रहा है, मोटरसाइकिल, उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी कार से या भिड़ के, एंड वो अपनी लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब ही लॉस इज हियरिंग पावर। अब उसकी जो हियरिंग पावर है वो लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता। और उसकी अगर जॉब उसकी वो मांगती है उसकी हियरिंग होना कंपलसरी है, जस्ट लाइक अगर वो सिग्नल डिपार्टमेंट में है या किसी चीज़ में है, वहाँ पे ऐसे प्राइमरी चीज़ है जो आपको मेडिकली फिट पूरा होना चाहिए। अब उसकी वो अर्निंग्स लॉस हो गई, वो परमानेंट डिसेबल हो गया, नाउ ही कांट हियर। तो उस केस में अब वो घर बैठ गया, तो उस केस में जो उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से जो उसकी लॉस ऑफ अर्निंग्स हुई उसको भी कंसीडर करेगा ट्रिब्यूनल उसका कॉम्पनसेशन डिसाइड करने में। नाउ द थर्ड वन इज फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस। अब फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस को भी ट्रिब्यूनल कंसीडर करता है कॉम्पनसेशन डिसाइड करने में। लाइक आज एक्सीडेंट हुआ है किसी पर्सन का, उसकी 30 ईयर्स एज है, जो उसको जो इंजरीज हुई थी वो ऐसी है कि वो फ्यूचर में भी उसको अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। लाइक उसके लेग में लगी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको रॉड डला है। अब वो रॉड मे बी फर्दर कुछ शायद फ्यूचर में कुछ मतलब रेस्टोरेशन या कुछ ऐसी चीज़ मांग ले उसके ट्रीटमेंट के लिए, कुछ हैवी अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसके फ्यूचर ट्रीटमेंट में, कि जस्ट लाइक अभी 30 है, 40 एज आएगी, 50 है, तो उसमें जो उसकी फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसको भी कंसीडर किया जाएगा उसका कंपनसेशन डिसाइड करने में। सो दिस इज all about the pecuniary damages, which are special damages provided on the basis of these grounds to the victims or claimants under Motor Vehicle Act 1988. Now the second point is non-pecuniary damages, that is the general damages. Non-pecuniary damages means in the form of जो money में नहीं है, not in the form of money, ये जनरल काइंड ऑफ डैमेजेस हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है डैमेजेस फॉर पेन एंड ट्रॉमा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरीज। जो पेन और ट्रॉमा विक्टिम ने या क्लेमेंट ने सही ट्रीटमेंट के दौरान उसको भी कंसिडर करेगा ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग द डैमेजेस। नाउ इन दैट द सेकेंड पॉइंट इज लॉस ऑफ एमेनिटीज, दैट इज एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। और लॉस ऑफ एमेनिटीज का मतलब जो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो विक्टिम है एक्सीडेंट का, उसकी जो फ्यूचर लाइफ है वो कैसे अफेक्ट होगी उससे, उसकी एमेनिटीज जो है लाइफ की वो क्या एंजॉय कर पाएगा या नहीं। लाइक कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है
नाउ ही इज़ द विक्टिम ऑफ दैट इंसिडेंट एंड उस केस में उसके जो लेग्स हैं या हैंड्स हैं या फिर एक आई है या हियरिंग है, कैपेसिटी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो परमानेंट डिसेबल हो गई है। अब वो अपनी लाइफ नॉर्मल वे में एंजॉय नहीं कर सकता। लाइक अगर उसके ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो फर्दर फ्यूचर में शायद शादी ना हो पाए उसकी। तो दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड बाय ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग द डैमेजेस और कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। तो उसको भी कंसिडर करेगा ट्रिब्यूनल। तो वो लॉस ऑफ एमिनिटीज़ में कंसिडर किया जाएगा कि वो फर्दर कैसे लाइफ एंजॉय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लाइक एक एथलीट है, वो उसका वो रनिंग करता है, वो ही इज़ एन एथलीट एंड ही इज़ अ रनर। अब वो अपना उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो अपनी जो रनिंग है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। नाउ ही इज़ ऑन बेड, तो अब वो बेड पर है, वो रनिंग में कंटिन्यू है, तो उसकी एक लॉस ऑफ एमिनिटी है। वो अपनी लाइफ वैसे एंजॉय नहीं कर पाएगा जैसे वो नॉर्मली एंजॉय करता था। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉस ऑफ एमिनिटीज़, मतलब फर्दर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ कैसे हैम्पर होगी उस एक्सीडेंट से, उसको भी कंसिडर करके कॉम्पनसेशन डिसाइड ट्रिब्यूनल करेगा। नाउ लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ। तो नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की वो 65 to 70 ईयर्स है। मतलब नॉर्मल कोई इंसान है अगर वो जीता है तो वो नॉर्मली 65 to 70 ईयर्स तक अलाइव रहता है। नाउ अगर कोई उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है जिसकी उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो शॉर्ट हो गई है, मतलब कम हो गई, अब वो जैसे अब वो 65 या 70 साल के बजाय वो 60 साल या फिर 58 ईयर्स या 60 ईयर्स तक ही जी पाएगा। तो दिस इज अ शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब कम हो गई है। तो उसको भी कंसिडर करके जो ट्रिब्यूनल है वो उसका कंपनसेशन डिसाइड करेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स which tribunal will consider for deciding claims for compensation or damages under Motor Vehicle Act. So these are the basically points for to remember. Now the fourth is प्राइमरी लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है कंपनसेशन की वो किसकी बनती है मोटर व्हीकल एक्ट में? फर्स्ट जिसने एक्सीडेंट किया है वो, that is the driver, and in the case he is the employee of another person, then in that case the owner of the vehicle. like अब कोई ड्राइवर है जो किसी के अंडर में ड्राइव कर रहा है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो किसी ओनर के अंडर में ही वर्क करते हैं, ओनर कोई और होता है और ड्राइवर कोई और होता है उन ट्रक्स का। तो उस केस में जो ड्राइवर है he will be the person liable for the compensation, and the person who is the owner of that truck he is also liable under this act. This is vicarious liability which we have studied in torts. मतलब vicarious liability क्या कहती है? अगर कोई एम्प्लॉई कोई ऐसा एक्ट करता है या इंसिडेंट होता है विच इज़ हार्मफुल और विच इज़ हार्टनिंग, तो उस केस में जो मास्टर है ही विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जो कोई एक्ट के लिए जो कोई एक्ट सर्वेंट करता है उसके लिए उसका मास्टर लाइबल होगा। दिस इज द वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द ओनर of that vehicle. So this is all about and the third one is third is insurance company. The insurance company is liable to indemnify for the losses occurred by that accident. मतलब जो एक्सीडेंट की वजह से जो लॉसेस अराइज हुए उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है they will provide the compensation to the injured party or द क्लेमेंट। और उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी तभी लाइबल होगी पेमेंट के लिए इफ द व्हीकल इज प्रॉपरली इंश्योर्ड एंड इट इज़ अ वैलिड इंश्योरेंस डन ऑन द व्हीकल। मतलब जो इंश्योरेंस किया गया है उस व्हीकल का वो प्रॉपरली इंश्योर्ड है और वैलिड है उस ड्यूरेशन में और उसमें कोई ब्रीच नहीं करी है ऐसी कोई टर्म्स का जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लाइबल ना हो। तो दीज आर द पीपल हु आर लाइबल फॉर प्राइमरी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन मोटर व्हीकल एक्ट. So these are the topics which we have discussed today in the Motor Vehicle Act, and thank you so much. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.